नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। वैसे तो भाजपा में बहुत से नेता हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं भाजपा के एक ऐसे नेता के बारे में जो सिर्फ देश सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह की, जो कि फरीदाबाद से आते हैं और वहाँ की जनता के लिए कुछ करने के प्रण से राजनीति में उतरे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह के साथ देवेंद्र झा की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज़ और अभी हम मौजूद हैं फरीदाबाद में, जहां अभी हमारे साथ भाजपा के नेता वीरेंद्र सिंह मौजूद है। जहां तक कि हमारा सर्वे जनता लाइव का सर्वे आया है, उसमें इनको काफ़ी चांस है कि इस बार का टिकट इनको दिया जाएगा। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इनके लाइफ के बारे में कुछ बातें जानते हैं और ये जानते हैं कि ये भाजपा में इनका क्या कहना है। सर, स्वागत है आपका चैनल में। देवेंद्र जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और आप जहाँ पे राजनीति में लोग जाना नहीं चाहते आज के वक्त में, आप राजनीति में आके जनता के लिए ऐसा क्या खास करने वाले हैं? भाई साहब, मेरी जो जर्नी है वो पिताजी से शुरू होती है। पिताजी मेरे जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं संघ से, और जब से मैं 4 साल का हूँ तब से बीजेपी के लिए झंडे लगा रहा हूँ। तो करीब बीजेपी के लिए मेरा करियर 32 साल का हो चुका है और मैंने सारे उतार चढ़ाव बीजेपी के साथ जिए हैं। सब कुछ वो किया है जो बीजेपी के लिए ज़रूरी था पूरी लाइफ में। आप मानोगे कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी में लगा है, संघ में लगा है। तो जो भी जहाँ पे भी बीजेपी को ज़रूरत थी हमारी लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हम खड़े रहे हैं और सारे कार्य किए हैं बीजेपी के। एक फिर लगता है कि जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जो और अच्छी हो सकती हैं, जो बेहतर हो सकती हैं, जो मुझे लगता है कि कोई और नहीं कर सकता वो हमें ही कर सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए, क्यों ना सामने आया जाए और क्यों ना जो लोगों की उम्मीदें हैं उस पर जो लोग चाह रहे हैं वो करके दिखाई जाए। और बीजेपी का जो सपना है, जो हमारा सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी का सपना है सबसे बड़ा रहने वाला, बने रहना, तो वो तभी संभव है जब नई नई चीज़ें होती रहे, अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहे, हम जनता के सारे उम्मीदों पे, आयामों पे खड़े उतरते रहें। देश में कांग्रेस की भी सरकार है और अपना भी आम आदमी पार्टी की भी सरकार है और भी कई सारी पार्टियां हैं। तो बीजेपी की ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसकी वजह से आप बीजेपी में जाने के लिए ही उत्सुक हैं? भाई साहब, हमारे देश में बीजेपी, लेफ़्ट, ऐसी 2 पार्टी हैं, बाकी पार्टियां हैं नहीं। बाकी साम्राज्य हैं लोगों के। कांग्रेस किसी एक की पार्टी है, वहाँ पे आप देखोगे तो नेहरू परिवार या गांधी परिवार वही सब नज़र आता है। अगर आप देखोगे आम आदमी पार्टी, वहाँ पे सिर्फ केजरीवाल जी हैं, उन्हीं की चलती है। आप देखोगे और भी बाकी सारी देश की पार्टियां नहीं हैं, वो किसी एक परिवार की प्रॉपर्टी हैं। मुझे लगता है कि जो संविधान, जो कार्यकर्ता की वैल्यू बीजेपी में होती है किसी और पार्टी में नहीं होती। मैं मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। जो चीज़ मोदी जी ने करके दिखाई है, इतना हमारे देश को बहुत ऊपर लेके गए हैं, मुझे नहीं लगता कोई और प्रधानमंत्री इस समय में कर पाता। आप देखो, किसी समय में, कांग्रेस के समय में 2008 में वोडाफोन, जैसे कि पहले हच बोलते थे, उस पर 8,000 करोड़ का केस था और सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अगर ये 8,000 करोड़ दे देते हैं तो हमारा देश चल जाएगा, अदरवाइज़ हमें सोना भी ना बेचना पड़ा था बाहर। ये सिचुएशन थी हमारी, बहुत बुरी हालत थी। वहाँ से देखो आज हम नए नए आयाम पूरे कर रहे हैं। कभी किसी समय पे हम कर्ज ले रहे थे, आज हम बाहर के देशों को कर्ज दे रहे हैं। हमारा जो देश का आर्थिक क्षेत्र में आप देखोगे पोजीशन धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है। आप कभी भी बाहर जाओगे ना, पहले इंडियंस की उतनी वैल्यू नहीं थी, आज इंडियंस की वैल्यू है। वो इंडियन डायफ्रा सिस्टम मोदी जी ने जो बनाया है वो एक वैल्यूएबल चीज़ है। आप जाओगे, आपकी वैल्यू होती है बाहर। आप देखोगे हमारे देश में कभी एयरपोर्ट्स
कभी एयरपोर्ट सी जो नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट ऐड बहुत लिमिटेड होते थे, आज डबल ट्रिपल हो गए हैं। अब हमारा जो देश है वो रोड के मामले में विश्व के दूसरे नंबर पे आ गया है। आप देखोगे आर्टिकल 370, जहाँ से कश्मीर से पाकिस्तानी बड़े प्यार से घुस सकते थे, वो डोर दरवाजे बंद हो गए हैं। हमारा देखते थे कि राम मंदिर के लिए बोलते थे कि नहीं होगा, प्रॉब्लम्स हैं, ये हुआ, बड़े प्यार से होगा, कोई कम्युनल राइट्स नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। इतना स्विफ्टली चीज़ें बीजेपी अब आप इससे पहले भी देखोगे बहुत सारी चीज़ें मोदी जी ने बड़े प्यार से करी हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल 370 हटा, आपने देखा कश्मीर में कुछ हुआ उसके बाद? आर्टिकल 370 इतने प्यार से हटा के पूरा एकदम केंद्र शासित प्रदेश गठित करके उसका पूरा कानून लेजिस्लेचर बना के इतने प्यार से किया है। जो आदमी इस देश को की बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़े प्यार से कर सकता है, मुझे लगता है वो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बने रहने चाहिए। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनके साथ कंधे से कदम लगा के फरीदाबाद को भी उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि भी हमारी पार्टी जो है जाट विरोधी है? अभी देखिए 3 दिन पहले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है और पहली बार कभी ऐसा हुआ है कि किसी जाट व्यक्ति को इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला हो। ये कुछ मौका परस्त लोग हैं जो छोटी मोटी चीज़ों की वजह से अपना मौका ढूंढते, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। उनके पास कभी कुछ नहीं था। महेंद्र जी बहुत बढ़िया आदमी थे, उनके पास अपनी मेहनत से कमाए हुए 3 बीघे ज़मीन थी। आप जाके देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे बन गई है। ये सिर्फ कुछ क्षण भर के मौका परस्त लोग हैं, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में किसानों के लिए कुछ भी किया है तो मोदी जी ने किया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है, हमारी पार्टी ने किया है। ये जो लोग हैं ये किसानों के हितैषी नहीं है, किसानों के हितैषी हमारी पार्टी। वैसे तो हमारा जो न्यूज़ चैनल का सर्वे है, हमारे सर्वे में भी ये बातें आ रही है खुल के कि फरीदाबाद की जनता आपको पसंद कर रही है, आपको लाना चाहती है। लेकिन हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप ही क्यों, और भी नेता है फरीदाबाद में, आप जनता के लिए ऐसा क्या अलग करने वाले हैं जो दूसरे नेता नहीं कर पाएंगे? फरीदाबाद 80s के टाइम पे, 90s के टाइम पे एशिया का बेस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट रह चुका है। आप देखोगे कि 90s से अब तक हमने खोया ही खोया है। आप देखोगे कि हमारा जो फरीदाबाद है वो दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया जगहों के बीच में है, फिर भी वो बात नहीं, वो मज़ापन नहीं है। हमारे मोदी जी ने, बीजेपी पार्टी ने इसको स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया, लेकिन स्मार्ट सिटी वाली फीलिंग नहीं है कहीं पे भी। बीरेंद्र सिंह फरीदाबाद को पूरे विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन बनाना चाहता है। ऐसी ऐसी कंपनीज यहाँ लाना चाहता है जो मुझे लगता है बेंगलोर में है, कुछ नोएडा में है, कुछ गुड़गांव में है। तो एक मैंने, क्योंकि बहुत इंडस्ट्रीज़ में रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आपको हो सकता है कि असंभव लगे, तो ये काम संभव है। फरीदाबाद को विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया जा सकता है। आप देखोगे कि फरीदाबाद में इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि आज इसको कैंसर सिटी बड़े आराम से कहा जा सकता है। सारा का सारा पूरा पॉल्यूशन जो यमुना के थ्रू आ रहा है, नहरों के थ्रू आ रहा है, उससे हमारी जो सिटी है फरीदाबाद वो कैंसर ग्रसित हो गई है। ये सब फरीदाबाद को बचाने की मुहिम है। अगर फरीदाबाद बचा रहेगा तभी इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, तभी आगे बढ़ेगा, तभी हम देश के लायक कुछ कर पाएंगे, देश की इकोनॉमियों को सपोर्ट कर पाएंगे। अगर हमारे यहाँ के लोग सारे बीमार रहेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी डेवलपमेंट, इतनी स्मार्टनेस, उस सब की कोई ज़रूरत है। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो फरीदाबाद को रहने लायक, स्वच्छ, प्रदूषण रहित और विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है, इसे एक हब बनाना है। वो मेरी अपनी जो एक प्रण है, प्रतिज्ञा है फरीदाबाद के लिए। फरीदाबाद जो दिल्ली के इतने नज़दीक है, एनसीआर में फरीदाबाद को लाया जाता है, बट फिर भी वहाँ पे जो आधारभूत जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो नहीं मिलती फरीदाबाद को। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फरीदाबाद में आप देखोगे कि अगर हम फरीदाबाद को क्राइम सिटी कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमन बहुत ज़्यादा है।
गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों टॉप मोस्ट सिटीज़ में आते हैं। हमारे यहाँ का जो वाटर लेवल है धीरे धीरे डाउन जा रहा है और उसमें प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे अगर देखोगे कि बिल्कुल दिल्ली के पास होते हुए भी एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं अपने फरीदाबाद वासियों को ये वादा करता हूँ, आपके यहाँ IIT और एम्स ला के दिखाऊँगा, जो हमारे भारत की शान है, जो सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। मेरा खुद का प्लान यहाँ पे डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की है। जैसा कि अभी हमने मीडिया में देखा कि आप नितिन गडकरी जी से मिलकर आए हैं, आपने फरीदाबाद की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो उनके समक्ष रखा है और उन्होंने क्या उसका जवाब आपको दिया, वो जनता को बताइए। माननीय मंत्री जी से हमारे कुछ किसान भाई पिछले 100 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। करीब 125 गांवों के किसान व्यक्ति बैठे हुए मौना गांव में, और ये छोटा सा चेंज है NHAI की DPR में। मैंने उनको सजेशन भी दिया है कि चेंज क्या करना है, और वो लो कॉस्टली है, बिल्कुल लो कॉस्टली। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हमारे किसान भाई जो धरने पे बैठे हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे मंत्री साहब कुछ 2014 में जो मंझावली पुल है उसका शिलान्यास करके आए थे, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। तो उसमें कुछ टेक्निकल खामियां हैं। बीच में यमुना के ऊपर जितने भी पिलर हैं, जितने भी हमारे ब्रिज हैं, उसकी हाइट इंक्रीज़ करने के चक्कर में थोड़ा डिले हुआ है, पर उनसे विनती करी इसको थोड़ा जल्दी कराएं। और एक FNG का प्रोजेक्ट करीब 40 साल से अधूरा है हमारा 2 स्टेट्स के बीच में, उससे रिलेटेड भी मैंने उनसे बात करी थी। इसके लिए VK सिंह जी से भी बात करी थी, तो उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश हमारी चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप सैमसंग में कार्यरत हैं, तो वहाँ से इतने बड़े प्रोफाइल से लेके आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? सैमसंग मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म था देश के लिए कुछ करने के लिए। अभी हमने अगस्त में 5G लॉन्च किया है, और वो विश्व का सबसे बेहतर 5G है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसको सबसे बेहतर करने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि जब मैं इतना ये पूरे विश्व के पटल में अपने देश को ला सकता हूँ, तो फरीदाबाद को भी ला सकता हूँ। तो एक ऐसा होता है कि देश सेवा करने के लिए राजनीति एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। इसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए राजनीति में आया जाए। तो जैसा आप लोगों ने देखा, ये थे हमारे साथ BJP नेता वीरेंद्र सिंह, जो कि मोदी जी की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हैं और उसी विचारधारा के तहत ये राजनीति में आना चाहते हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो देखते रहिए आप इसी तरह की न्यूज़ के लिए जनता लाइव न्यूज़।